तो साथियों, जो यूजीसी ने नया कानून लाया है, नया कानून कह सकते हैं हम इसलिए कि 2012 में जो कानून थे, जो पुराने नियम थे, उसकी जगह 15 जनवरी को नया एक बिल पास हुआ है। उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और ब्रीफ में समझें। यूजीसी की पूरी कोशिश है कि सबको इक्वल करे, सबको एक नए फेस पे लाए। दबा, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट या फिर फिजिकली डिसेबल जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ चुके। सो कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इस पे आपत्ति जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। पुराने कानून में बेसिकली ये था कि एक दो चीज़ों का मैं ब्रीफिंग करना चाहूँगा। जैसे कोई गलत तरीके से कानून को दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, ऐसी कैंडिडेट है, फॉल्स एफआईआर किया जनरल कैंडिडेट के खिलाफ, अगर कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ, अगर कुछ गलत पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, जो इस नियम में हटा दिया गया है। दूसरा, जो पैनल बनेगा, इसमें यूजीसी ने एक मैंडेट दिया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे एक पैनल बने। पैनल में एक टीम बने, टीम डिसाइड करे, विद इन 15 डेज वो रिपोर्ट सबमिट करे और 60 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो। उस पैनल में सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। सो बात करते हैं इक्वलिटी की। यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ पे है? अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्या जो शेड्यूल कास्ट है उनका शेड्यूल कास्ट से झगड़ा नहीं होता, उनके बच्चों का एक दूसरे में, या फिर जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो शेड्यूल क्लास के बच्चों के बीच उनका झगड़ा नहीं होता? इक्वलिटी का मतलब क्या है? सरकार, जहाँ तक मुझे लग रहा है, दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इक्वलिटी के नाम पे किसको दबा नहीं सकते हो। अगर इक्वलिटी आपको इक्वल सबको बनाना है, सो नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे लेके चलना है, ना कि जो सवर्ड है उनको दबा के आप ऊपर कर दो। आपकी क्या राय शुक्ला जी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये आखिर यूजीसी क्या है ना। सो यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी इंडिया में जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज ओपन हो रहे हैं, वो इस संस्था के अंदर में इनको मान्यता प्रोवाइड करना, या जो बच्चे उनको ग्रांट देना, कोई रिसर्च कर रहा है उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करना, ताकि हर एक बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़ सके। पैसों की वजह से कोई भी टैलेंट दब ना जाए। इसका कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा, वो टैलेंटेड बच्चा SC ST या OBC या जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चा, हर एक भारत का नागरिक जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का बेटा है। ये इक्वलिटी की बात हुई, वो भारत का बेटा है, उसे सबको समान अवसर देने के लिए ये यूजीसी का जो है स्थापना हुआ है। और ये स्थापना हुई थी 1957 में। तो आज क्या चल रहा है, 2026। इन्होंने जो सोच करके, जो चीज़ को सोच करके स्थापना करी थी, आज ये अपने उन सब चीज़ों से ही निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं? क्योंकि आज पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स से जुड़ गई हैं। आज अगर कोई भी पार्टी, अभी जैसे कि आज तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जितने भी ये लॉ पास कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं इनका इस कानून को बनाने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हमें समानता लानी है। इनका उद्देश्य ये है कि एक खास वर्ग को कैसे बीजेपी का वोटर बना लिया जाए। आप सभी लोग जानते हो कि जनरल कैटेगरी तो बीजेपी के साथ है और उनके दम पे जो है बीजेपी आ रही है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST OBC है, ये बटा हुआ है। समाजवादी पार्टी में बटा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी में बटा हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं उसमें बटा हुआ है। इस दल को अपने भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनाने के लिए ये कानून, इस चीज़ को उद्देश्य ध्यान में रख के ये कानून को लिखा गया है, इसको बनाया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीडीएफ एक ग्रुप बना था, अदर देन बीजेपी के जो लोग हैं वो नया ग्रुप बनाएंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक साजिश है कि हम आपके चहेते वो नहीं, आपके चहेते हम हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए क्या काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश है। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो 56 भोग छोड़ करके एक दो डिशेस को चुन रहे हैं। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो कि शायद इस कानून के बनने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा।
ये उन्हें समझ में आ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें समझाना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। देखिए हम लोग जो है ना, मेरा नाम परिवेश शुक्ला है, आपका नरेंद्र पांडे, और हम लोग जो है हिंदू हैं, हिंदू। ये जो जाति में बांट करके हम लोगों को अलग करने का काम पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। SC ST OBC ये वो करके आप हम लोगों को डिवाइड कर रहे हो। आज मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, राकेश साल्वे महाराष्ट्र के हैं, वो SC ST से आते हैं। हमने कभी नहीं सोचा, आज 8 साल से काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि किसके क्या जाते, कुछ नहीं। सही बात है। लेकिन ये लोग सोचने पे, आज जनरल कैटेगरी के लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप किसके साथ दोस्ती करोगे पहले उसकी जाति देख लो, आप किसके साथ व्यापार करोगे पहले उसकी जाति देख लो। क्योंकि जब इंसान साथ में काम करता है, एक बात बताइए, आप परिवार में तो बेटे का माँ से झगड़ा हो जाता है, भाई का बहन से झगड़ा हो जाता है, बेटे का बाप से झगड़ा हो जाता है। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमारे दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। लेकिन उस झगड़े को सुप्रीम पावर एक आदमी के पास दे दिया, अच्छा तू मेरे साथ झगड़ा करे, अब मैं तेरे को बताता हूं क्या करे। और दूसरा क्या करे, दूसरा क्या करे, एक के पास आपने सुप्रीम पावर दे दी तो दूसरा क्या करेगा, भैया ऐसे सुप्रीम लोगों से मैं दूर ही हो जाऊं, मेरे लिए तो वही बेटर है। सो आजकल दोस्ती हमें जाति देखी करनी पड़ेगी। सरकार का ऐसा मानना है कि आप जाति देख के दोस्ती भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कानून बनाया है उसका सीधा यही मकसद है कि अब जाति देख करके हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें व्यापार करना पड़ेगा, हमें साथ में उस तरीके से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वलिटी नहीं, ये एक पक्ष को जो है तो सुप्रीम पावर दिया जा रहा है। देखिए हम लोग, मैंने बताया कि आज बागेश्वर धाम सरकार आप देखोगे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने में ये SC ST OBC कैसे हो गए भाई, हम जनरल कैटेगरी के कैसे हो गए? जाति में बांट करके आप हिंदू राष्ट्र नहीं, आप दूसरा पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, दूसरा नेपाल बना रहे हो, आप एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो। सो ये बिल्कुल गलत है, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बिल्कुल गलत है। बिल पास हुए हैं, और मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो गलतियां हो जाती हैं, उनको इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले, ऐसा नहीं उनकी कमेटी में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे किसी एक आदमी की चलती है। उनके पक्ष में भी कई सारे मतभेद रहे होंगे, लेकिन मतभेदों की बातों को उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उस पार्टी में किसी एक व्यक्ति की चल रही है और वो व्यक्ति मन मर्जी से किसी के ऊपर भी दबाव, प्रेशर, ED CBI लगा करके और उन्हें अपने पक्ष में लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये कम्प्लीटली दबाव में है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन नहीं है, ये खास कुछ चुनिंदा लोगों का ही डिसीजन है। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे बीजेपी के अंदर से जो टॉप लीडरशिप है उनके भी अंदर से आवाज़ उठ करके सामने आएगी, क्योंकि कोई भी देखो देश सर्वप्रथम है, पार्टी उसके बाद होती है। और ये देश विरोधी कानून है, ये पार्टी विरोधी नहीं है, ये जाति विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी कानून है। आपस में तोड़ने का काम ये कानून कर रहा है और इसको इनको वापस लेना ही पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से जनरल कैटेगरी अब इनके साथ जो है ना वो रिश्ता तोड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, पहले नहीं थे, आज हमारे पास ऑप्शन है। आम आदमी पार्टी को चुन सकता है, बिल्कुल सही बात, जन सुराज पार्टी को चुन सकता है। मैं कहता हूँ भले नहीं जीती, एक सीट नहीं आने दो, एक सीट नहीं आने दो, लेकिन सही लोगों के साथ खड़ा होना जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, और 0 को कैसे 100 बनाना आता है ये भी जनरल कैटेगरी के लोगों को आता है। बीजेपी कौन सा, बीजेपी जब चुनाव लड़ी तो पहले ही क्या 100 सीट जीत गई थी, कभी तो 0 से चालू करी होगी ना, सही बात, 0 से यहाँ तक पहुंची। तो ये वक्त है अपना सही पार्टी, सही व्यक्ति, सही नेता, सब कुछ चुनने का, जो कि देश के हितों के बारे में सोचे, हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोचे, ना कि आपस में लड़ाने का काम करे। कुछ साल पहले की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी SC ST बिल, जिसमें बिना किसी पूछताछ के आप अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, अगर SC कैंडिडेट ने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे खिलाफ अभद्र शैली का इस्तेमाल किया है, तो पुलिस कैन अरेस्ट हिम इमीडिएट बेसिस और उसको जेल में डाल सकती है। तो ये तो वही होगा जैसे अंग्रेजों के ज़माने का काला कानून था, सवर्ण समाज रोड पे आ रहा, हंगामा हुआ, बिल में संशोधन नहीं हुआ, लेकिन EWS एक नया एक्ट लागू कर दिया गया। EWS मतलब गरीब पिछड़े लोग हैं, उनके लिए एक अलग से शीट दे दी गई, 10% जो भी वैकेंसीज आती है जी, सवर्ण समाज खुश हो गया। सेम OBC का जो नया लॉ है, नए लॉ की बात करें, उसमें इसमें होगा क्या, यूनिवर्सिटी एक एडवाइजरी जारी करेगी, UC यूनिवर्सिटी को एक एडवाइजरी जारी करेगी, जिसमें एक पैनल बनेगा। वो पैनल में
सी जो समान कैंडिडेट के लोग हैं उनका विरोध का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि उस पैनल में जनरल कैंडिडेट का बंदा क्यों नहीं होगा। उस पैनल में सिर्फ ओबीसी के लोग होंगे, एससी के लोग होंगे, पीडब्ल्यूडी के लोग होंगे। तो यहाँ पे सीधे पार्शियलिटी की बात आ गई, यहाँ पे इक्वलिटी की बात कहाँ आई। अगर वहाँ पे जनरल कैंडिडेट का बंदा होता तो फिर पार्शियलिटी की बात होती, एक निष्पक्ष जांच की बात होती। यहाँ पर निष्पक्षता तो सीधे पैनल में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे निष्पक्षता है ही नहीं, अनिष्पक्ष पैनल है वो। फिर अनिष्पक्ष पैनल से आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे पांडे जी मुद्दों से जो है ना पार्टी भटक चुकी है। एससी एसटी ओबीसी या ये जो भी कानून बने, देखिए हमारा एक परिवार है ना, मान लेते हैं हमारे पिताजी हैं, पिताजी के हमारे 5 भाई हैं, एक बहन है, उसमें से एक भाई बहुत कमज़ोर है। तो ये एससी एसटी जो है ना, ये जो हिंदू समाज है, एससी एसटी इसके एक छोटा भाई है जो एक कमज़ोर वर्ग बोल सकते हैं, कमज़ोर वर्ग है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, उस कमज़ोर वर्ग को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दुलार करो, उसे थोड़ी सी सुख सुविधा ज़्यादा दो ताकि वो आगे बढ़ सके, उस कमज़ोर संतान को, ना कि सबको इक्वलिटी। तो एससी एसटी क्यों बना कि वो जो कमज़ोर वर्ग है उसे, जो बाकी के, भाई देखो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोगों को सुख सुविधा नहीं मिली है तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन्हें शिक्षा का अवसर मिले समान। पैसे नहीं है तो पैसों से उनको सपोर्ट करें ताकि पढ़ सके। जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, शिक्षा। जो इंसान शिक्षित हो जाएगा वो अच्छा पैसा कमा सकता है, समाज में इज्जत पा सकता है, हर चीज़ वो पा सकता है जो वो चाहता है, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा 100% आप फ्री करो। मैं तो ये बोलता हूँ उनको मत करो कि सिर्फ एससी एसटी को, शिक्षा का अधिकार सबके लिए। अगर शिक्षित भारत रहेगा तो हम लोग भी चाइना की तरह ग्रोथ कर पाएंगे। आज हम डिपेंड नहीं रहेंगे दूसरी कंट्री के ऊपर कि हर एक चीज़ के लिए हम डिपेंड रहें, तो हम ग्रोथ कर पाएंगे। बेसिक एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री, बेसिक नहीं, बेसिक एजुकेशन नहीं, बेसिक ये 1 2 3 4 पढ़ा करके आप जो है तो शिक्षित हो जाओगे क्या? शिक्षा का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप एमबीए कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, कोई आईटी की डिग्री ले लो, कुछ टेक्निकल चीज़ों की आपको कोर्स फ्री हो जाए, इससे आपको अच्छा पैसा मिलेगा ना। सो इस पर फोकस करने के बजाय सरकार का ध्यान ओबीसी, एससी और पीडब्ल्यूडी पे है कि इनको कैसे मोर एंड मोर बेनिफिट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जनरल कैंडिडेट को दबाया जाए। यहाँ पे बात करते हैं आरक्षण की भी। आरक्षण, ये अभी डिस्कशन हुई आरक्षण का, हुआ आरक्षण का मकसद सिर्फ इनको ऊपर उठाना है। इनको मतलब किनको? एससी एसटी को। देखिए ये भी एक गलत है, ये भी एक गलत है। आरक्षण का मकसद ये होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग से ये निकलना पड़ेगा कि हम जो है जनरल एससी एसटी ओबीसी हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं, और आरक्षण उस हर हिंदू के गरीब वर्ग को होना चाहिए जो गरीब है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, इनकम नहीं कर पा रहा है, उनको सपोर्ट करो तो पढ़ लिख पाए। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण हो ज्यादा बेनिफिशियरी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कर दोगे कि नहीं एक 90 नंबर पा रहा है, एक 30 नंबर पा रहा है, उसको डॉक्टर बना दोगे, उसको ये बना दोगे, तो उससे जो है ना, उससे तकलीफें, उसके तकलीफें बढ़ेंगी। परवेश जी, एक संदर्भ में एक बात कहूँगा, मेरी बहुत एक अच्छे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस इंस्टीट्यूट में, उस बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वो, उनका बेटा 330 नंबर लाके इस बार नीट की परीक्षा में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है वो। दूसरे मेरे एक और बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी है जो 490 नंबर लाके नीट में क्वालिफाई नहीं हुई, एमबीबीएस में क्वालिफाई नहीं हुई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट देखिए ये होगा कि किसी भी इंसान को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं रहेगी उससे वो काम कराओगे तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरेगा इससे, है ना। आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं आपसे वो काम करवाऊंगा तो आपने खराब ही करना है, आप उसे अच्छा नहीं कर सकते हो। तो बेड़ा गर्क ही करने वाला काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अगर आरक्षण भी लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोगों की जान जा सकती है। अगर आप 30 नंबर वाले को जज बना दोगे तो हो सकता है कि वो एक साफ सुथरे आदमी को सजा दे दे। 30 नंबर वाले को अगर हम शिक्षक बना देते तो वो जो है तो क्या होगी, क्या क्वालिटी होगी? आप उसको डॉक्टर बना दोगे तो क्या क्वालिटी होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शिक्षा का स्तर गिरा है लास्ट के 10-12 सालों में या 15 सालों में, इसका रिजल्ट है। किसी भी गलती का परिणाम किसी की जान गंवाना नहीं होना चाहिए।
गलती करो, आप जो है किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ बना दो ना उसको, क्या होगा? लॉस ही होगा ना, जान नहीं जाए। ऐसी कोई भी गलती मत करो जिसकी वजह से किसी की जान जाए, फाइनेंशियल लॉस करवाओ। आप अपने गवर्नमेंट की इतनी सारी कंपनियां हैं, उसमें जनरल मैनेजर बनाओ, उनमें सीईओ बनाओ, उसमें डीजीएम बनाओ, दुनिया भर के पोस्ट आप दो। ये तो रिजर्वेशन में भी तो सर जो एससी कैंडिडेट होते हैं, वो बीसी कैंडिडेट होते हैं, उनको भी एक जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। उनका हर 2 साल 5 साल प्रमोशन होता है, बट अगर कोई जनरल है उसको 10 साल में प्रमोट करते हैं। सो रिजर्वेशन में भी इसकी मान्यता है, अगर आप एससी हो तो आप जल्दी प्रमोट होकर आगे बढ़ सकते हो। तो ठीक है, टैलेंट का इसमें नुकसान है, थोड़ी यहाँ पे मर जाता है टैलेंट। इफ यू आर बिल्कुल, मोर टैलेंटेड और देखिए- आप इसमें क्या होगा, फिर वो मोटिवेशन दिल से निकल जाता है, आपके दिमाग से मोटिवेशन निकल जाएगा। देखिए, 150 नंबर ला के- हम लोगों को इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि वो एक कमज़ोर वर्ग है। हम लोग हर जगह पे कहीं ना कहीं पे तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारा ही छोटा भाई है, अगर कमज़ोर है तो हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सुविधाएं दीजिए उनको, ना सुविधाएं दीजिए, वही मैंने बताया कि उनको मजबूत बनाओ। मजबूत जो है पढ़ा करके ही बनाया जा सकता है। इकोनॉमी सपोर्ट करिए, आप एजुकेशन सपोर्ट करिए, इकोनॉमी, आप family उसे support करिए। मजबूत नहीं बनाओगे, उसको गदेली में रख करके ऐसे घुमाओगे तो वो गिरेगा ही गिरेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसे मेहनत से नहीं मिलता है ना, उसे उसकी कद्र नहीं होती है। जिसे मेहनत से मिलता है वो उस चीज़ की कद्र करता है। तो कद्र तो तभी होगी जब मेहनत से मिलेगा। अगर ऐसे ही फेंक करके दे दिया, उसकी क्या कद्र है बताओ? आपको महीने में लाख रुपए की अगर सैलरी मिलती है, लाख रुपए कोई मेहनत करके कमाता है, और उसे जो है बिना नौकरी कहीं ऑफिस गए बगैर घर पे 1 लाख रुपए दे दो, तो उसे 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू रहेगी उसके लिए? उस पैसे का मिसयूज मिसयूज करेगा, फेंकेगा, क्योंकि मेहनत का नहीं है।